देखिए क्या होता है, द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जो आपको नोट्स में लिखा हुआ है, कुछ बच्चों ने आप में से प्रिंट आउट निकाल लिया होगा, कुछ बच्चों ने लिख भी लिया होगा, तो आप लोग रेफर करें, अपने नोट्स देखिएगा। द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द वेक्टर whose magnitude is equal to the product of the magnitudes of two vectors and sine of the angle between them, and whose direction is perpendicular to the plane of the two vectors and is given by right hand rule। राइट हैंड रूल से उसकी डायरेक्शन का पता चलता है। देखिए बेहद आसान है। इसमें आपने देखिएगा कि अगर मैं इसको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट से कंपेयर करके पढ़ता चलूं तो मुझे आसानी से और समझ में आएगा। देखिए क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको कि क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट जिसको कि क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसमें हमने जैसे डॉट प्रोडक्ट देखा था, स्केलर प्रोडक्ट, तो उसमें क्या था, डॉट प्रोडक्ट में देखिए बेटा ऐसा था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जब ये हम निकालते थे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये हो जाता था ए बी कॉस थीटा। याद है सभी को? सभी को याद है? सर। अब इसी यस तरीके सर। से क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, और साथ में मैं टर्म लिखूंगा एन कैप। अब ये एन कैप क्या है, ये स्टडी करना है। तो देखिए इसमें ऐसा होता है कि जैसे मान लो हमारे पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। इधर है ए वेक्टर और इधर है बी वेक्टर। अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ तो बी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन मैंने ड्रॉ करी ऐसे, और ए वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी ऐसे। ठीक है, याद है ना आपको कि आपने पैरेललोग्राम रूल कैसे करा था? पैरेललोग्राम में यही तो करा था कि अगर दो वेक्टर दे रखा है, एक वेक्टर ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, तो आप क्या करते थे, ए वेक्टर से बी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते थे, और बी वेक्टर से ए वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते थे। ये होता था वेक्टर्स के एडिशन के लिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। अब क्या है कि अब मैं वेक्टर का प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, और दिस प्रोडक्ट, मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, दिस प्रोडक्ट इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा, वो क्या होता है, ये पूरा का पूरा एरिया। ठीक है, तो कोई भी जो वेक्टर है, अगर मान लीजिए मैं वेक्टर का प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाला, तो ये जो मेरे पास आता था ना, ये एक आती थी स्केलर वैल्यू। स्केलर वैल्यू का मतलब ये एक मैग्नीट्यूड आता था, मतलब ये एक बस एक वैल्यू आती थी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता था। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता था स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है कि ए बी साइन थीटा, ये तो हो गई बेटा वैल्यू, और एन कैप क्या है, एन कैप होता है कि वेक्टर जो आता है ना, यहाँ पर जो रिजल्ट आता है, यूनिट वेक्टर। वो भी वेक्टर होता है, उसकी भी कोई डायरेक्शन होती है। वो डायरेक्शन क्या होती है कि आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर की हेल्प से ये पैरेललोग्राम बना लिया। इस पैरेललोग्राम के नॉर्मल डायरेक्शन, मतलब इस पैरेललोग्राम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर के प्रोडक्ट की डायरेक्शन होती है। इसको हम बोल देते हैं बेटा एन कैप। सभी बच्चों को समझ में आ गया ये कि वेक्टर प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट ही क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो उसका रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर होता है, यानी कि उसमें एक डायरेक्शन होती है। अब वो चीज किस तरीके से बताई जा रही है यहाँ पर, परपेंडिकुलर किसके होता है? दोबारा बताइए क्या चीज। ये जो एन कैप है ये परपेंडिकुलर किसके होता है, किस डायरेक्शन के ये होता है परपेंडिकुलर? जैसे पूरा ए वेक्टर और बी वेक्टर, जैसे ये पूरा पैरेललोग्राम बन गया, ये मैंने यहाँ पर टेढ़ा दिखा रखा है, ये इस तरीके से है, ऐसे है, प्लेन है, तो इसके परपेंडिकुलर, इसके ऐसे परपेंडिकुलर नॉर्मल। ओके सर। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये है यहाँ पर जो नोट्स में दे रखा है, राइट हैंड रूल्स फॉर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ये जो दिया है इधर यहाँ पर राइट, ये है राइट हैंड रूल्स फॉर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ये राइट हैंड रूल्स क्या बताते हैं, इन राइट हैंड रूल से क्या समझ में आता है हमको? हम ये कहते हैं कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर है, दो वेक्टर दे रखे हैं मान लीजिए,
एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल होगा, बिल्कुल होगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल हो गया बेटा थीटा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा समझिए कि जैसे जैसे एक मिनट रुको जरा बताता हूँ। इसमें ऐसे होता है कि जैसे मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। तो आप ये समझिए जैसे मैं इसको ना ऐसे घुमाता जा रहा हूँ, इस तरीके से मैं इसको ऐसे घुमाता जा रहा हूँ। जैसे मेरा ये राइट हैंड है, राइट हैंड में जैसे मान लो मेरे हाथ में कोई स्क्रू हो और मैं स्क्रू को ऐसे घुमा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिएगा, ये मेरे पास एक स्क्रू रखा हुआ था, तो मैंने सोचा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये स्क्रू रखा हुआ था मेरे पास, स्क्रू दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? यस Yes, sir. ये स्क्रू का टॉप साइड हो गया, ये टॉप साइड हो गया। यहाँ पर हम इस जगह हम स्क्रू ड्राइवर लगाकर और इसको ऐसे घुमाते चले जाते हैं। तो जरा देखिएगा, मैंने ये कहा कि जैसे इसमें एक चीज देखिएगा कि अगर मान लो इस पर मैं फोकस कर रहा हूँ, ये जो इसका ग्रूव है, इसका ग्रूव समझना। मैंने ये कहा कि ये जो ग्रूव है ना, तो इसके इस तरफ जहां पर मैं अब पेन घुमा रहा हूँ, ये तो हो गया ए वेक्टर, समझ रहे हैं, और ये जो दूसरा डायरेक्शन है ये हो गया बी वेक्टर। दोनों के बीच में एंगल बनेगा थीटा। नहीं समझे? आप दोबारा से समझ लो, मैं इसको थोड़ा और नजदीक ला रहा हूँ, फोकस आप देख लीजिए। अगर दिखाई दे रहा हो तो इसमें 4 ग्रूव्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो मैंने कहा कि एक तो ये हो गया ग्रूव और एक ये हो गया, इन दोनों के बीच में कुछ तो एंगल होगा। तो ये एक Yes, तरह sir. से ऐसा हो गया जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर हो। तो अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो मैं ऐसा करूंगा कि जैसे ये मेरे पास स्क्रू है ना। अब मैंने नॉर्मली इसको अपनी फिंगर और थंब के बीच में ले रखा है स्क्रू को, और मैं इसको यहाँ से पकड़ के मैं इसको ऐसे घुमाना शुरू करता हूँ। तो जब मैं इसको घुमाना शुरू करता हूँ तो आप वैसे भी आप देखेंगे कि ये धीरे 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 अंदर की तरफ जाता चला जाएगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ तो ये धीरे 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 ऐसे मैं टाइट कर रहा हूँ तो ये अंदर की तरफ चला गया। मैं इसको वापस घुमाऊंगा तो ये बाहर की तरफ निकल आएगा, ऐसे बाहर निकल आएगा। और ऐसे 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 मैं घुमाता चला गया तो ये सीधा 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 अंदर की तरफ चला जाएगा। मैं ऐसे घुमा रहा हूँ क्लॉकवाइज। तो वही चीज है कि जैसे ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में गैप है। मैंने ऐसा माना कि फॉर एग्जांपल ये हमारा दो वेक्टर्स है, मैं इनको ऐसे ऐसे घुमाता चला जाऊं तो ये जो है इसका डायरेक्शन क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। इसकी अगर डायरेक्शन की बात करें तो बेटा ये धीरे 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 अंदर जाता चला जाएगा। मैंने यही तो बताया था कि जैसे मेरे पास ये स्क्रू है और इसमें एक तरफ ए वेक्टर हो गया, एक तरफ बी वेक्टर हो गया। मैंने इसको ऐसे लिया और इनको ऐसे 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 घुमाता चला गया, तो ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो अंदर जाता चला जाएगा। समझ गए? Yes, sir. तो ये राइट हैंड स्क्रू की हेल्प से, राइट हैंड स्क्रू की हेल्प से इस चीज को बड़े आराम से समझा जा सकता है। तो अब इसमें ये होता है कि भाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये अंदर जाता चला जाएगा, तो इसका मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का ये डायरेक्शन होगा। तो इसमें ये होगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनेगा वो नया वेक्टर की डायरेक्शन। ये समझ में आ गया सभी को? डाउनवर्ड डायरेक्शन कब होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन तब होगी जब मैं इसको ये कहूंगा कि मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मतलब है ए को बी की तरफ घुमाना, और अगर बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यानी कि बी को ए की तरफ घुमाना, अगर मैं इसको उल्टा घुमाता चला जाऊं तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। समझ गए? यस। तो
अब आप ये कहोगे कि सर नहीं, मैंने तो डॉट प्रोडक्ट में तो मैंने कुछ और पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट में तो मैंने ये देखा था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होता है। बिल्कुल सही पढ़ा था, हाँ बिल्कुल सही था। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ पर क्या है कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, लेकिन अगर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है तो बेटा इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा। तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस माइनस का मतलब ये बेटा सिर्फ डायरेक्शन से है कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लूंगा तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, लेकिन अगर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लूंगा तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, नीचे की तरफ। तो वेक्टर प्रोडक्ट के इस रूल को हम बोलते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता, एंटी कम्यूटेटिव होता है। समझ गए सभी बच्चे? यस सर। अच्छा, अब इसके बाद यही चीजें जो है ये नोट्स में आपको समझा रखी हैं, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से समझा रखा है। अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ये जो है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखें इसका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। चलो जी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में अगर मैंने बोला कि ए वेक्टर जो है वो ऐसे है, सर हाँ सर जो आपने लास्ट क्लास में बताया था कि किसी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बिल्कुल, लेकिन इसमें तो ए बी cos थीटा और ए बी sin थीटा की वैल्यू अलग हो जाएगी फिर। ए बी cos थीटा और ए बी sin थीटा की वैल्यू अलग हो जाएगी। जो मैंने मैग्नीट्यूड की बात करी थी ना बेटा, वो मैग्नीट्यूड क्या था, वो मैग्नीट्यूड हम इस चीज की बात कर रहे थे कि जब भी हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे किसी भी एक वेक्टर का, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो उसका जो कंपोनेंट बनकर आएगा ना हमारे पास, तो वो आई कैप जे कैप और के कैप की टर्म्स में बनकर आएगा। और उसमें आई कैप वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कैप वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कैप वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, उनको स्क्वायर करके और अंडर रूट कर देते हैं, स्क्वायर रूट कर देते हैं फाइनल मैग्नीट्यूड। तो वो दोनों ही केसेस में इक्वल आएगा आपका। अच्छा सर। भाई जैसे मान लो मैंने दो वेक्टर बना लिए, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो तो आपका वेक्टर आया ना, वो जो रिजल्ट आएगा ना वो वेक्टर आएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ जो है आप समझिएगा, ये सिर्फ बेटा ए बी साइन थीटा नहीं है, यहाँ पर एक एन कैप वेक्टर है, ये एन कैप वेक्टर के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ ए बी cos थीटा, तो यहाँ तो प्रॉपर एक वैल्यू आ गई उसकी, जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है उसकी तो प्रॉपर वैल्यू आ गई, वही उसका मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की बात करूंगा तो ये ना इस तरह से आएगा, देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसमें ए बी साइन थीटा तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, उसकी तो एक फिक्स वैल्यू आएगी, क्योंकि ए क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और साइन थीटा वो तो एक रेशो होता ही है, ठीक है। जो ए बी साइन थीटा तो एक नॉर्मल वैल्यू आ गई, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू हो गई मेरे पास मान लीजिए 22, और फिर जो एन कैप है, ये एन कैप क्या है, ये एक वेक्टर है, और वेक्टर किस डायरेक्शन में, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो एरिया बनेगा ना पैरेललोग्राम का एरिया, उस एरिया के नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसीलिए एन कैप बोल दिया। तो ये कुछ ऐसा हो सकता है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप, समझ गए? तो 22 2 जा 44 i कैप, 22 3 जा 66 j कैप, और 22 1 जा 22 k कैप। मुझे लगता है मेरी ये बात समझ में आ गई होगी आपको, यस सर। है ना। तो ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक वेक्टर आ गया, लेकिन जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आता है ना बेटा, ये तो एक स्केलर वैल्यू ही आती है, तो यही इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, जो स्केलर वैल्यू आएगी वही उसका मैग्नीट्यूड होगा सेम। और यहाँ जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यहाँ मैग्नीट्यूड ऐसे निकलेगा, अंडर रूट 44 का स्क्वायर प्लस 66 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर। तो इस केस में जब ये वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, समझ गए? चले आगे, यस सर। चलो। अब इसके बाद मैं अगला बताने वाला हूँ, इसमें पेज नंबर 24 में जो आपके नोट्स हैं,
उसमें पेज नंबर 24 पर मैंने एक ही डायग्राम दे रखा है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। समझ में आ रहा है ऑरेंज दिख रहा? हाँ जी सर, आ रहा है। आ रहा है? भाई तुम लॉकडाउन में कितने दिनों से घर से बाहर नहीं निकले? संडे में निकला था तो मतलब शाम को खेलने जाता हूँ। खेलने जाते हो? हाँ सर, कभी कभी मतलब फुटबॉल खेल लिया। अच्छा अच्छा, तो क्या खेलते हो? सर फुटबॉल। अच्छा, फुटबॉल खेलते हो। चलो ठीक है। आज मैंने देखा ना बड़े दिनों बाद तुम्हें, तो बड़ा चेंज लगा एकदम देखकर। चलिए जी, अगला देखते हैं। मैं ही मिटा देता हूँ। अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखिएगा क्या है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मतलब है ए वेक्टर को बी वेक्टर की तरफ घुमाना। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक। तो देखिएगा, अब इसमें मैंने बोला कि ए वेक्टर को नीचे ले लेते हैं यहाँ पर ऐसे। अच्छा, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो लॉकडाउन में घर से बाहर निकले ही नहीं है? सर अब तो मम्मी से बोलना पड़ता है दूध लेने जाने तो, वो भी नहीं जानती। तो तुम्हें कोई जाने ही नहीं देता घर से बाहर? पता नहीं, बाहर भी नहीं जाने देते मतलब तुम निकले ही नहीं हो, 3 महीने से घर से बाहर नहीं निकले हो? ना। मैं भी बस ऐसे ही, कभी सब्जी लेने चले गए, कभी दूध लेने चले गए, बस वही 5 या 10 मिनट के लिए। तो बाहर जाकर देखते हैं तो दुनिया बड़ी अलग अलग सी नजर आती है, फिर वापस आ जाते हैं। और जब नीचे जाकर देखते हैं सोसाइटी में, तो ऐसा लगता है कि कोरोना है ही नहीं, सब लोग ऐसे ही घूम रहे हैं मजे में, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और एक ये ढींग रहा है, ये फुटबॉल खेलता है। नहीं सर, हम वो सोशल डिस्टेंसिंग करके खेलते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए फुटबॉल, अच्छा। हाँ जी मतलब सर, दूर तो दूर से मतलब पास कि करते होगे। हाँ हाँ जी सर, वही ऐसे ही। अच्छा, बीच बीच में फुटबॉल को सैनिटाइज भी करते रहते होगे, नहीं? हाँ जी सर। मैं कह रहा हूँ फुटबॉल को बीच बीच में सैनिटाइज भी करते होगे, नहीं? नहीं सर वो तो मतलब आके सैनिटाइज करते हैं अपने आप को। अच्छा। 15 जुलाई डेट हो गई है फाइनल, आपके एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा उससे पहले ही। पता नहीं रिजल्ट की बात पर एकांश चुप हो जाता है। एकांश? यस सर। अच्छा अच्छा, चलो मैं बस ये पूछ रहा था कि तुम यहीं पर हो या नहीं हो। हाँ सर हूँ। चलिए ठीक है। देखिए अगला जो है ये है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मैं वेक्टर प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला किस तरीके से आया, उसकी डेफिनेशन को यूज करते हुए मैं वो बताना चाहूंगा आपको। इसमें देखिएगा, हमारे पास ये है कि एक वेक्टर तो दे रखा है बेटा ऐसे ओपी, है ना, और एक वेक्टर ऐसे दे रखा है ओक्यू। अब इसमें हम क्या करेंगे? अब इसमें ये करना है कि मुझे निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मतलब क्या है कि ए वेक्टर को बी वेक्टर की तरफ घुमाना है, ठीक है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा ऐसे। इसको मैंने बोल दिया एन। ये क्या है? ड्रॉ QN परपेंडिकुलर ऑन AP। मैंने QN ड्रॉ कर दिया AP, OP पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया QN। वो करने के बाद में ये जो बीच में एंगल POQ है, POQ ये दे रखा है थीटा। QN हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया OP पर, और मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर प्रोडक्ट का, वो कैसे निकलेगा ये देखना है जरा। तो हमने ये बोला मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, इसको हम बोलते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड।
ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा बेटा ए बी साइन थीटा, सिर्फ ए बी साइन थीटा, क्योंकि मैंने बोला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ए बी साइन थीटा लेंगे, एन कैप को हटा देंगे। ठीक है, तो ये ए बी साइन थीटा हो गया। अब ये ए बी साइन थीटा जो आया है ये कैसे आया, जरा इसकी बात करते हैं। ये हमारे पास हो गया ए बी साइन थीटा। तो ए का मतलब क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि ओ से लेकर पी तक की लेंथ। तो ए को तो मैं बोल दूंगा ओपी, फिर बी का मतलब क्या है, ओ से लेकर क्यू तक की लेंथ, यानी कि ओ क्यू। ठीक है, ए की जगह तो ओपी आ गया, बी की जगह ओ क्यू आ गया। ये बता दीजिए समझ में आ गया इतना? यस सर। ठीक है, उसके बाद अगला टर्म क्या है, साइन थीटा। ये टर्म हो गया साइन थीटा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि ये जो ओ क्यू साइन थीटा है ये क्या चीज है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, है ना? देखते हैं। हमने कहा इन ट्रायंगल क्यू एंड ओ, इन ट्रायंगल क्यू एंड ओ, क्यू एंड ओ ट्रायंगल में साइन थीटा कैलकुलेट करिए। साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा, क्यू एन, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, यानी कि ओ क्यू। तो ओ क्यू को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया ओ क्यू साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू एन। ये सभी को समझ में आ गया? ओ क्यू साइन थीटा क्या हो गया, क्यू एन हो गया, ये सभी को समझ में आ गया? यस सर। देखिए, अब ओ क्यू साइन थीटा की जगह मैं लिख दूंगा क्यू एन। तो ओ पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू एन, जब इतना आ गया तो इसका मतलब ओपी क्या है बेटा, ओपी है ये, ओपी ये हो गया। हाँ, अब हमने क्या करा कि ओपी से एक, ओपी के पैरेलल लाइन यहां से ड्रॉ कर ली, ओपी के पैरेलल लाइन ओक्यू से ड्रॉ कर ली, और ओक्यू के पैरेलल लाइन ओपी से ड्रॉ कर ली। तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि एक पैरेलल लाइन तो ये हो गई, एक पैरेलल लाइन ये हो गई, और ये वाला जो पॉइंट है ना इसको मैंने बोल दिया आर, ओ पी आर क्यू, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया यही तो होता है बेस इनटू हाइट, है ना? और हाइट क्या होता है, दो पैरेलल साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही मैं हाइट बोलता हूँ। तो मेरे पास बेस क्या हो गया ओपी, और हाइट क्या हो गया क्यूएन। तो ओपी इंटू क्यूएन का मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओपीआरक्यू, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओपीआरक्यू। ये बता दीजिए सब बच्चों को समझ में आ गया? ये सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद में ना, इसमें हम इस चीज को ये बोल देते हैं कि इसीलिए जब हम वेक्टर प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो भी पैरेललोग्राम बनता है उस पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होता है। वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड पैरेललोग्राम में जो एरिया बनता है ना उस पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होता है। बता दीजिए सब बच्चों को आ गई चीजें समझ में? ठीक है, अब इसके बाद मैं अगला स्टार्ट करता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट में बस इतना ही था जो थ्योरेटिकल इसका पोर्शन था। अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रियांशु समझ में आ रहा है? प्रियांशु अभी तक का क्लियर है? विनायक, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? विनायक और प्रियांशु किधर हो? मैं तो दोनों, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। समझ आवाज आ रही है? यस सर। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट।
देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी तो वही है जो आपको मैं बता चुका हूँ कि वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कॉम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कॉम्यूटेटिव। एंटी कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? पहला है इट इज एंटी कॉम्यूटेटिव। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालूंगा तो इट विल बी इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। फिर सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ना? इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। नोट आप लोगों को कुछ नहीं करना, जो मैं लिखकर बता रहा हूँ बस उसको समझते चलिए, नोट्स तो आपके पास नहीं। तो वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन का मतलब क्या है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा? बीच का जो प्लस साइन है बेटा ये तो रहेगा सेम। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये तो एक ब्रैकेट में आ गया, ठीक है? बीच में प्लस का साइन सेम, और ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। बोलिए समझ गए? ठीक है, अच्छा समझ में आ गया? दृष्टि क्लियर है? Yes, sir. अब बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, मैंने ये कहा कि अगर मान लो दो वेक्टर पैरेलल हैं तो पैरेलल तो ये हो गए, मान लो ऐसे कि ए वेक्टर यहाँ पर है और बी वेक्टर यहाँ पर है, तो दोनों के बीच में बनने वाला एंगल जो है वो 0 डिग्री हो गया। फिर मैंने बोला कि एक ए वेक्टर तो इधर है और बी वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है? तो जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर है तो हम क्या करते हैं कि जब भी इस तरीके से होता है तो हम दोनों वेक्टर्स को ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं। और ओवरलैप इस तरह से करते हैं कि दोनों के जो इनिशियल पॉइंट्स होते हैं हम दोनों के इनिशियल पॉइंट्स को कॉमन बनाते हैं और फिर करते हैं। तो जैसे मान लो मेरे को दो पैरेलल वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन वाले। यहाँ देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में दे रखे हैं, यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दे रखे हैं। तो इसमें क्या देखेंगे हम कि हम क्या करते हैं, दोनों के वेक्टर्स के, जब हम दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालते हैं तो दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे, जब ये दोनों हमको सेम डायरेक्शन में दे रखे हैं तो हम ये कहेंगे कि आप बी वेक्टर को लाकर ए वेक्टर के ऊपर ओवरलैप कर दीजिए पूरी तरह से। तो ये ए वेक्टर हो गया और ये आपका, मान लीजिए इसकी लेंथ थोड़ी छोटी है, ये बी वेक्टर हो गया। तो दोनों के इनिशियल पॉइंट मैंने सेम बना। तो अब मुझे बताइए ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो हम ये कहेंगे हियर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब दोनों की डायरेक्शन उल्टी है, ए वेक्टर इधर जा रहा है, बी वेक्टर इधर जा रहा है। तो जब इनके इनिशियल पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे तो ये और ये दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो बेटा ऐसे हो जाएगा, बी वेक्टर ऐसे हो गया और ए वेक्टर ऐसे हो गया। बताइए समझ गए? तो अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 degree. 180 डिग्री, बिल्कुल ठीक। तो हियर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया। तो जब हम इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे तो देखिएगा वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, चाहे ये हो या ये हो। अगर ये है तो इसका वेक्टर प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी साइन थीटा का मतलब 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री एंड टैन। और जब मैं यहाँ निकालूंगा तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मतलब हो जाएगा ए बी
साइन 180 डिग्री और एन कैप। अब साइन 0 भी 0 होता है, 0 इंटू एनीथिंग, पूरा का पूरा 0। साइन 180 भी 0 होता है, तो 0 इंटू एनीथिंग, ये भी पूरा का पूरा हमारा 0 हो गया। लेकिन बिकॉज यहाँ पर एन कैप मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर होगी। भाई मैग्नीट्यूड 0 आया है, लेकिन कोई डायरेक्शन तो जरूर होगी ना, तो हम इसको जीरो वेक्टर बोलते हैं, जिसको नल वेक्टर कहा जाता है। NULL नल वेक्टर ये बोलते हैं इसको। अब सुनिएगा आप बहुत ध्यान से, सभी बच्चे इस चीज को ना ध्यान से सुनिएगा कि हम जब भी ये बोलते हैं कि साइन थीटा की अगर मैं बात करूं, तो साइन थीटा आप लोगों को, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं, आपको ध्यान होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हमने ये देखा था, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई। ये जनरल सॉल्यूशन होता है, बताया था ना, ये जनरल सॉल्यूशन होता है, बताया था ना। तो जो n है वो हमारा इंटीजर वैल्यू है, और मैं अगर उसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेता हूँ, नेगेटिव वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले देखूंगा n इज इक्वल टू 0 के लिए। n इज इक्वल टू 0 के लिए थीटा क्या हो जाएगा, 0 इंटू पाई मतलब 0। फिर मैं बात करूंगा n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो थीटा क्या हो जाएगा, 1 इंटू पाई मतलब पाई। n इज इक्वल टू 2 के लिए थीटा क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई मतलब 2 पाई। n इज इक्वल टू 3 के लिए थीटा क्या हो जाएगा, 3 इंटू पाई मतलब 3 पाई। तो एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है, तो अब जरा बायो वाले बच्चे ध्यान दें, आप लोगों को ये पूरी कहानी रटने की जरूरत नहीं है। आप बस एक चीज याद रखें, जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, कि जितने भी पाई के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं, चाहे 0 पाई हो, तो बेटा 0 पाई का मतलब क्या हो गया 0, 1 पाई का मतलब हो गया पाई, 2 पाई का मतलब 2 पाई, 3 पाई का मतलब 3 पाई। तो पाई के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं, उन सब मल्टीपल्स के लिए साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है। याद रहेगा सभी को, कि पाई के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं, साइन थीटा की वैल्यू उन सब के लिए 0 होती है। विनायक, आर्यन डीगरा और अनुष्ठा तीनों बता दीजिए, ये चीज क्लियर है, याद रहेगी? Yes, sir. ये चीज क्लियर है, याद रहेगी। और अब इसके बाद दूसरा बात जो है इंपॉर्टेंट, वो सुनिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैथ्स वालों को तो पता ही है, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान से सुने। हम ये कहेंगे कि कॉस के अगर मैं पाई वाले मल्टीपल्स लेता हूं, तो उसकी वैल्यू क्या आती है। देखिए ऐसा होता है, तो 1 -1 ऑल्टरनेट करता है। हाँ, हम ये कहेंगे कि कॉस थीटा की वैल्यू ये प्लस और -1 रहती है। ऐसा कैसे है, हम ये कहेंगे कि थीटा इज इक्वल टू 0 पाई मतलब 0, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 4 पाई, थीटा इज इक्वल टू 6 पाई। मतलब इन केसेस में सो ऑन और इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई cos थीटा इज इक्वल टू 1। नोट कर लेना बायो वाले बच्चे, ढींगा अनुष्ठा दोनों सुन रहे हो। हाँ जी सर। विनायक तो अपने काम की बात सुनता है, सुन नहीं रहा है आजकल, चुप है, ठीक है। चलिए जी, तो थीटा के जितने भी इवन मल्टीपल्स हो गए, 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, जितने भी इवन मल्टीपल्स, उन सबके लिए cos थीटा की वैल्यू 1 होती है। और अगर थीटा की वैल्यू है पाई यानी कि 1 पाई, अगर थीटा की वैल्यू है 3 पाई, अगर थीटा की वैल्यू है 5 पाई, एंड सो ऑन, फॉर ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, -1। याद रखिएगा, सबको समझ में आ गया। और Yes, cos sir. पाई बाय 2 के, हाँ जी, और cos पाई बाय 2 के कितने भी मल्टीपल्स हो,
cos पाई बाई 2 के, मतलब अगर मैं पाई बाई 2 के मल्टीपल्स लेता हूँ ना 90 के मल्टीपल्स, तो वो पाई बाई 2 वो पाई बाई 2 के जो ऑड मल्टीपल्स हैं उसमें cos की वैल्यू 0 होती है। सर हाँ बताओ। अरे हमें भी समझना है। अरे और क्या बोल रहा हूँ मैं, बायो वाले बच्चे खास तौर पर ध्यान दो, यही तो बोल रहा हूँ। सर एक बार और समझाना सर। हाँ हाँ तो दोबारा तो बताऊंगा ही अब। देखिए जब हमने कहा कि थीटा के पाई के कितने भी मल्टीपल ले लो आप, 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, आप पाई के कैसे भी मल्टीपल्स लेते चले जाइए, चाहे इवन मल्टीपल हो चाहे ऑड मल्टीपल हो, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। जैसे यहाँ पर 0 डिग्री था तो 0 डिग्री क्या है, बेसिकली 0 इंटू पाई, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। 180 डिग्री क्या है, 180 डिग्री, पाई को ही 180 डिग्री बोलते हैं। तो जो साइन पाई यानी कि क्या हो गया, साइन 1 पाई, तो 1 पाई पाई हो गया, तो इसके लिए भी साइन की वैल्यू 0 आएगी। तो पाई के कितने भी मल्टीपल्स आप लेते चले जाएं, साइन 0 भी 0 होगा, साइन पाई भी 0 होगा, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, तो पाई के सारे मल्टीपल्स के लिए साइन की वैल्यू 0 होगी। फिर हम कॉस की बात करते हैं, तो कॉस में जो पाई के इवन मल्टीपल्स हैं, इवन मल्टीपल्स के लिए कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है, और ऑड मल्टीपल्स के लिए कॉस थीटा की वैल्यू -1 होती है। समझ गए अनुष्ठान? Yes, sir. ठीक है, नोट कर लिया? सर Yes, हाँ sir. बोलो बोलो। सर आ गया समझ, सर आ गया। ठीक है, तो एक चीज और सर लिखो फिर आप लोग, एक चीज और लिख लीजिए, वो है कि और ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, यानी कि जैसे मैंने बोला cos 1 पाई बाई 2, ये भी 0, cos 3 पाई बाई 2, ये भी 0, cos 5 पाई बाई 2, ये भी 0, ऐसे होता चला जाएगा। ठीक है, ये तो पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स हो गए। अब पाई बाई 2 के जो इवन मल्टीपल्स हैं वो क्या होगा, एकांश, पाई बाई 2 के जो इवन मल्टीपल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, पता नहीं सर। बहुत आसान है, अभी अभी बता चुका हूँ। इवन मल्टीपल का क्या हो गया, जैसे cos 1 पाई बाई 2 है, ये तो ऑड मल्टीपल है, पाई बाई 2 में 1 मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 एक ऑड नंबर है, तो ये हो गया cos पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल। अगर इवन मल्टीपल की बात करते हैं, बेटा इवन मल्टीपल क्या है, cos 2 पाई बाई 2, बाई 2 से 2 कट गया, तो ये तो cos 1 पाई हो गया, और cos 1 पाई क्या होता है, -1। अच्छा अगला देखो, cos 4 पाई बाई 2, 2 से 2 कट गया, 2 से 4 कट गया, सॉरी, तो ये हो गया cos 2 पाई, 2 पाई मतलब पाई का इवन मल्टीपल, ये क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए पाई बाई 2 के सिर्फ ऑड मल्टीपल्स की बात करते हैं, पाई बाई 2 के जैसे ही इवन मल्टीपल हो जाते हैं ना, जैसे ही हम पाई बाई 2 के इवन मल्टीपल की बात करते हैं, तो वो तो पाई के मल्टीपल्स में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए? ऐसे ही अगर मैं अगला लूंगा तो अगला हो जाएगा cos 6 पाई बाई 2, तो वो हो जाएगा cos 3 पाई, और cos 3 पाई की वैल्यू ये, -1। cos 3 पाई की वैल्यू -1 है। ठीक है, चलो जी, अब ये वाली चीजें तो हो गई ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। सर हाँ भाई बोलिए। सर मैं स्क्रीनशॉट ले लूं? हाँ ले लो। सर एक मिनट। ओके सर। हो गया, यस चलो सर। ठीक। अब मैं अगली प्रॉपर्टी देखता हूँ वेक्टर प्रोडक्ट की। वेक्टर प्रोडक्ट की अगली प्रॉपर्टी है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज आल्सो नल वेक्टर। ये है प्रॉपर्टी नंबर 4। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर with itself is also
वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज आल्सो नन वेक्टर। कैसे भाई? मैंने कहा ए वेक्टर है, ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो एक तरह से हमने कहा कि ए वेक्टर ये है, ए वेक्टर, और ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ ही निकालना है। तो भाई ए वेक्टर और ए वेक्टर तो दोनों सेम वेक्टर हो गए, यानी कि दोनों वेक्टर्स ओवरलैप कर रहे हैं। बताओ, ए वेक्टर और ए वेक्टर तो दोनों सेम वेक्टर हो गए, तो यानी कि दोनों वेक्टर्स ओवरलैप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? यस सर। ठीक है। ऐश्वर्या, आप ऑनलाइन हो? जी सर। ठीक है। अभी तुम्हारी आवाज आई थी? नहीं, वो दृष्टि थी। अच्छा, कई बार दोनों की एक जैसी लगती है आवाज। अच्छा, देखिए, तो जैसे ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तो दोनों वेक्टर एक तरह से क्या हो गए, सेम वेक्टर है, यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना, 0। ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए साइन 0 एंड कैप। साइन 0 क्या होता है, 0। 0 इंटू अ वेक्टर, तो ये क्या बन जाएगा, 0 वेक्टर, ये भी नल वेक्टर बन जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, यांशु यस सर। आ गए तुम? हाँ सर, सर वो केक कटिंग चल रही थी नीचे। किसका बर्थडे है? अरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी आज, मतलब है आज। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, चलो मैं भी विश करूंगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो इसमें क्या होगा कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो हम ऐसा बोलेंगे कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अगर ये है, तो इस केस में हमें मालूम है कि दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। प्रियांशु, यस सर। मम्मी पापा की शादी कौन से ईयर में हुई थी? कौन से? ईयर में हुई थी? सर वो नहीं पता, पर 23rd है, तो वो ऐड मैथ्स करके देख लो। 1997 शायद। 1997। अच्छा अच्छा, मैं ऐसे ही पूछ रहा था कि मैं कितना बड़ा था उस टाइम। अच्छा। मैं 1997 में 7th या 8th क्लास में था। चलिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में हम बोलेंगे ये क्या बन जाएगा, ए बी साइन 90 डिग्री, और एन कैप नहीं लेंगे। रीजन क्या है कि मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो इसे मैंने एन कैप हटा दिया। साइन 90 क्या होता है, 1, तो ये आ गया ए बी के बराबर। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो ठीक। अब इसके बाद अगला देखते हैं, कि जैसे हमने यूनिट वेक्टर्स की बात करी थी, तो यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की बात करी थी, ऐसे ही हम यूनिट वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो यूनिट वेक्टर्स का जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तब क्या करेंगे, उस केस में क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब हमने कहा कि जैसे हम यूनिट वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो देखो ऐसा होता है कि जब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, तो ये ऐसा होता है, आई कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप क्रॉस आई कैप, ये हो गया। तो देखो, आई कैप क्रॉस आई कैप का मतलब क्या है, आई कैप क्रॉस आई कैप का मतलब ये हो गया कि मैं
एक्स एक्सिस वाले वेक्टर का एक्स एक्सिस वाले वेक्टर के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कैप इंटू आई कैप। आई कैप तो नहीं लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर है, 1 होता है, 1 इंटू 1, और दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री। तो रिजल्ट क्या हो गया, 0। तो अब बेसिक अंतर क्या है, आप ये देखिए, वहां क्या होता था बेटा, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट में कि आई कैप डॉट आई कैप ये होता था 1 इंटू 1 कॉस 0 डिग्री, तो ये हो जाता था 1। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये चीज 0 हो जाती है। इसी तरह से जे कैप क्रॉस जे कैप, ये क्या हो जाएगा, 1 1 साइन 0, ये भी 0। के कैप क्रॉस के कैप, ये क्या हो जाएगा, 1 1 साइन 0, ये भी 0। ये तीनों समझ में आ गए कि नहीं, ये बता दीजिए, ये बता दो, समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं अलग, क्या भाई, आई कैप क्रॉस जे कैप की बात करते हैं। तो आई होता है यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में, तो इसका मैग्नीट्यूड 1। जे कैप जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है किसकी डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड यूनिट ही होगा, यानी कि 1 होगा। और आई कैप और जे कैप, आई है एक्स की डायरेक्शन में और जे है वाई की डायरेक्शन में, तो दोनों एक्स और वाई की डायरेक्शन में, दोनों में एंगल कितना बनता है एक्स और वाई के बीच में, 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, भाई जब हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो डायरेक्शन भी तो होगी, तो जरा डायरेक्शन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस, और ये फ्रंट में जेड एक्सिस। अगर एक्स और वाई एक्सिस को मैं घुमाने लगूं, है ना, एक्स और वाई एक्सिस का क्रॉस प्रोडक्ट लेने लगूं, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड जो आ जाएगा एक्स और वाई की हेल्प से बनने वाला पैरेललोग्राम। मेरी बात समझ में आ गई। तो वेक्टर जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स। ये तो बन जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और मैग उसका डायरेक्शन क्या होगा, एक्स और वाई के परपेंडिकुलर। तो एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी है, जेड डायरेक्शन। समझ गए कि नहीं, जेड डायरेक्शन हो गई ना परपेंडिकुलर। तो वो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो क्या हो गई बेटा, ठीक है, बोलो समझे कि नहीं समझे, दोबारा बताऊं, दोबारा बताऊं, Yes, sir. दोबारा सुनिएगा। हमने ये कहा कि एक है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और अगर मैं एक्स और वाई एक्सिस की डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है पैरेललोग्राम का एरिया, ठीक है। और जो डायरेक्शन होता है क्रॉस प्रोडक्ट का वो होता है कि इस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो एक्स और वाई प्लेन में अगर कोई एरिया है तो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या बचा, तीसरा ही तो डायरेक्शन बचा, जेड एक्सिस। तो जेड जो डायरेक्शन है वो एक्स के भी परपेंडिकुलर और वाई के भी तो परपेंडिकुलर। स्क्रू रूल से भी बता सकते थे ना, क्या बेटा बताओ, स्क्रू रूल से भी तो बता ही सकते थे ये कि हर्ष वो ना तुम जरा ढंग से बोलो, आवाज जैसे पहले तुम बोलते थे। सर मैं कह रहा हूँ थंब रूल से भी तो निकल ही सकता था डायरेक्शन। हाँ थंब रूल से भी निकल जाएगा, थंब रूल से भी निकल जाएगा। यहाँ तो हम सीधा सीधा ये देखते हैं कि जब एक्स और वाई का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो किस डायरेक्शन में होगा, जेड की डायरेक्शन में। जब वाई और जेड का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो होगा एक्स की डायरेक्शन में। जब एक्स और जेड का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो वाई की डायरेक्शन में। तो जैसे मैं एक्स और वाई का ले रहा हूँ, ये एक्स की डायरेक्शन में होता है आई कैप, जे कैप होता है वाई की डायरेक्शन में, तो ये हमारा ए कैप के बराबर आएगा, जेड की डायरेक्शन वाले के बराबर। इसी तरह से हम एक सीक्वेंस बनाकर चलते हैं यहाँ पर, ऐसे आई कैप, आई कैप, जे कैप,
और के कैप। हम ये एरो बना देते हैं ऐसा सीक्वेंस कि अगर मैं आई और जे को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो के बराबर आएगा। फिर अगला देखो, अगर मैं जे और के को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो आई के बराबर आएगा। अगर मैं के और आई को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो जे के बराबर आएगा। देख लो, आई और जे है, फिर जे और के को मल्टीप्लाई करा, जे और के को मल्टीप्लाई करा तो ये आई के बराबर आ गया, और के और आई को मल्टीप्लाई करा तो ये जे के बराबर आ गया। बताइए सब बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, इसके बाद इसके बाद अगला देखते हैं जरा। मैं जानता हूं कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो एंटी कम्यूटेटिव होता है। एंटी कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि आई कैप क्रॉस जे कैप ये तो होता है के कैप के बराबर। अगर मैं इसको पलट दूं, यानी कि जे कैप क्रॉस आई कैप कर दूं तो ये माइनस के कैप के बराबर हो जाएगा। ये समझ गए? सर ये एक बार थंब रूल से बता दीजिए, इसमें कंफ्यूजन हो रही है डायरेक्शन। दोबारा से बताता हूँ। देखिए, हमने ये कहा, हम रूल से बताते हैं। हमने ये कहा कि हम रूल ये कहता है कि अगर मान लीजिए एक मिनट, अगर मान लो एक वेक्टर ऐसे है, ये वेक्टर, और एक वेक्टर ऐसे है बी वेक्टर, ये वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में है एंगल थीटा। तो मैं ए को बी की तरफ घुमा रहा हूँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मैं ए को बी की तरफ घुमा रहा हूँ। तो ऐसे है जैसे कि स्क्रू इस तरीके से घूम रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो स्क्रू ऊपर की तरफ जाएगा। बेटा ये डायरेक्शन हो गया इसका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। बताइए, यस सर। समझ गए? अब मैं उल्टा कर रहा हूँ, अब मैं उल्टा कर रहा हूँ। स्क्रू से बहुत अच्छे से क्यों समझ में आता है कि अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऐसे करूंगा तो मुझे प्रैक्टिकली दिखाई देता है कि स्क्रू अंदर की तरफ ज्यादा चला जाता है, और अगर मैं स्क्रू को ढीला कर रहा हूँ, मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, तो स्क्रू नीचे की तरफ यानी कि बाहर आता चला जाता है। तो ये इसका दूसरा डायरेक्शन हो गया कि अगर मैं बी को बेटा एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो यानी कि मैं बी को ए की तरफ लेकर आ रहा हूँ बार बार, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है? तो जब बी वेक्टर को ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ये हो जाता है उल्टा, ये ऐसे हो जाएगा माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी। ठीक है? ये उल्टी डायरेक्शन होगी, और इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, क्योंकि मैं बी को ए की तरफ घुमा रहा हूँ, इसी चीज को मैं बोल देता हूँ बी वेक्टर क्रॉस ए। तो इससे क्या समझ में आता है कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का साइन नेगेटिव कर दिया जाए तो वो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर हो जाता है, एंटी कम्यूटेटिव होता है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर बताई कि आई कैप क्रॉस जे कैप ये के कैप है। अगर के कैप का डायरेक्शन मैं उल्टा कर दूं, मतलब नेगेटिव लगा दूं अगर यहाँ, तो ये पलटकर जे कैप क्रॉस आई कैप हो जाएगा। ओके सर, ठीक है? क्लियर। ठीक है, दोबारा बताऊं? नो सर, क्लियर है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे जे कैप क्रॉस के कैप है, जे कैप क्रॉस के कैप ये हमारा आई कैप के इक्वल है। अगर मैं इसको पलट दूं, यानी कि के कैप क्रॉस जे कैप कर दूं तो ये माइनस आई कैप के इक्वल हो जाएगा। आपको सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस रहेगा बेटा ऐसे, जैसे एक सर्कल बन रहा हूँ, आई जे के, आई जे के, आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो के बराबर आ जाएगा, जे का के साथ करेंगे तो वो आई के बराबर आ जाएगा, के का आई के साथ करेंगे, देखिए के का आई के साथ करेंगे तो अगला टर्म क्या है जे, वो जे के बराबर आ जाएगा। ऐसे होता है। ठीक है, सभी को क्लियर है? अच्छा, अब इसमें जो है वेक्टर प्रोडक्ट निकालने का एक तरीका होता है डिटर्मिनेंट वाला मेथड। ठीक, तो ये जो डिटर्मिनेंट वाला मेथड है ये आपको मैं अभी बताऊं, चलिए ये न्यूमेरिकल्स के थ्रू बताऊंगा ये वाला मेथड। फिलहाल इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, लिखिएगा या देख लेना आप, जो पेज नंबर है आपका
जो नोट्स आपको भेजे थे पेज नंबर 25 में सबसे नीचे वाले पोर्शन पे लिखा हुआ है 7th पॉइंट पर। 7th पॉइंट में इसमें ऐसा है कि अगर दो वेक्टर्स हैं बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स ए वाई ए जेड और बी एक्स बी वाई बी जेड। अगर आप लोग कहें तो एक छोटा सा एग्जांपल देकर बता दूं कैसे होता है ये। इसको ना, ये जो मैंने इतना बड़ा मॉडुलस का साइन बनाया है इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं। अभी बता दूं, 5 मिनट और लगेंगे। अब इस पर भी हाँ या ना नहीं बोल रहे, सब चुप हो गए। और ढींगरा भाई किधर हो? Yes, sir. अच्छा देखिए, हम यहाँ पर ये कहेंगे फॉर एग्जांपल आर्यन ढींगरा फिर गायब हो गया। फॉर एग्जांपल इफ a cap is equal to 2y cap, a vector is equal to 2y cap plus 3j cap plus 7k cap, and b vector is equal to 3i cap plus 2j cap plus 4k cap। अगर ये है, मतलब अगर मुझे अलग अलग कंपोनेंट वाइज अगर मेरे को वेक्टर दे रखा है ना कि आई कैप जे कैप के कैप आई कैप जे कैप के कैप, इस तरह से वेक्टर दे रखा है, मुझसे पूछा जाए कि आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, तो हम किस तरह से निकालेंगे? ये ना बेटा डिटरमिनेंट होता है, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। मैं लिख रहा हूँ उधर, इसका बोलते हैं डिटरमिनेंट। और ये डिटेल में आप लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे, अभी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट निकालते वक्त जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए मैं आपको पूरा मेथड नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ जो आपके काम का है। आप ये देखेंगे कि आई कैप वाला जो है ना, इसको तो लेंगे पॉजिटिव साइन, जे कैप वाले को लोगे नेगेटिव साइन और के कैप वाले को लोगे पॉजिटिव, मतलब प्लस माइनस प्लस। ठीक, अब ये प्लस माइनस प्लस क्या है बताता हूँ। ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये ऐसे लिखा जाएगा आई कैप जे कैप और के कैप। अब ए वेक्टर में ये एक्स वाला कंपोनेंट, ये वाई वाला कंपोनेंट, ये जेड वाला कंपोनेंट, तो 2 3 7 यहाँ लिख दीजिए 2 3 7। बी वेक्टर में ये एक्स वाला कंपोनेंट, ये वाई वाला कंपोनेंट, ये जेड वाला कंपोनेंट, तो 3 2 4 3 2 4। बताइए जी, ये तो समझ में आ गया? मैंने इस तरह से मैंने इनको लिख दिया वेक्टर्स को। ठीक है एकांश? यस सर, आ रहे सर। हाँ जी, अभी तो मैंने लिखा है, अब इसको ना सॉल्व देखो कैसे करेंगे। अब सुनना, इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। हम क्या करते हैं कि जैसे कि आई कैप है, इसका साइन क्या है प्लस, मैं इसको लिखूंगा ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू प्लस आई कैप, और फिर हम यहाँ पर ऐसे एक मॉडुलस साइन बना लेते हैं। हम बोलते हैं कि आई कैप इस वाली रो में आ रहा है, इस रो को छोड़ दो, और इस कॉलम में आ रहा है, इस कॉलम को छोड़ दो। हमने इस रो को छोड़ दिया और इस कॉलम को छोड़ दिया, तो मेरे पास क्या बचा 3 7 2 4। तो यहाँ लिखूंगा मैं 3 7 2 4। जो हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग होती है उसको हम रोज बोलते हैं, और जो वर्टिकल ग्रुपिंग्स होती हैं उनको कॉलम बोलते हैं। तो आई कैप पहली रो में आ रहा है, मैंने पहला रो छोड़ दिया, और पहले कॉलम में आ रहा है, मैंने पहला कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बचा 3 7 2 4। तो मैंने 3 7 2 4 को ऐसे लिख दिया। ये समझ में आ गया बेटा सभी को? यस सर। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ जे कैप की, बट जे कैप इज विद अ माइनस साइन, तो यहाँ मैं लिखूंगा माइनस जे कैप। अब देखिए, जे कैप पहली रो में आ रहा है तो पहली रो को छोड़ दिया, और दूसरे कॉलम में आ रहा है तो दूसरा कॉलम छोड़ दिया। पहली रो छोड़ दी, दूसरा कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा 2 7 3 4। माइनस क्यों लिखा? 7 3 4 कह तो रहा हूँ कि डिटेल छोड़ दो अभी।
डिटेल इसकी 12th में करना कि माइनस साइन क्यों है, उसके लिए बहुत बड़ा एक चैप्टर है, वो करने की जरूरत है, 12th में करोगे, अभी नहीं। उसके बाद अगला लिखो प्लस साइन। फिलहाल के लिए आपको बस पूरे 11th में ये याद रखना है कि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, और कुछ याद मत रखो। प्लस के कैप, प्लस के कैप। अब के कैप पहले रो में आ रहा है, पहला रो छोड़ दो, और तीसरे कॉलम में आ रहा है, तीसरा कॉलम छोड़ दो, क्या बचेगा? 2 3 3 2 2 3 3 2। अब क्या करना है? 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 7, ऐसे करोगे आप। आई कैप ब्रैकेट में 3 4 जा 12 माइनस 2 7 जा 14। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट कर दो। माइनस जे कैप 2 को सर। प्लस 2 को, हाँ बेटा सर एक बार मुझे वो जो आपने 3 यहाँ 2 से बता 0 दो शुरू से। सर नहीं, ये यहाँ से फॉर एग्जांपल। तुम बीच में चले कहाँ गए थे? अभी मैं तुम्हें आवाज लगा रहा था, पता नहीं कहाँ चले गए थे तुम। सर वो मेरा बंद हो रहा बार बार सर ऐप। अरे कैसे करते हो? चलो, मैंने कहा कि ए वेक्टर एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। बी वेक्टर एक दूसरा वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। समझ गए? दो अलग अलग वेक्टर्स, क्लियर है? ये दे रखा है, क्वेश्चन है। यस सर, यस सर। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे मॉडुलस का साइन होता है ना, तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन इधर और एक स्ट्रेट लाइन इधर बना लेते हैं। इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। ठीक है। अब पहली जो रो होती है, ये जो हॉरिजॉन्टली मैं लिखता हूं, तो पहली रो में मैं लिखूंगा आई कैप जे कैप के कैप, ये लिख दिया। यस सर। ठीक है। फिर दूसरी रो में मैं क्या लिखूंगा? ये जो ए वेक्टर है इसके कंपोनेंट लिखूंगा 2 3 7 2 3 7। आई वाला आई वाले के नीचे, जे वाला जे वाले के नीचे, के वाला 7 है ना, तो के नीचे। ठीक है। फिर बी वेक्टर, तो बी वेक्टर में क्या करेंगे? 3 2 4 3 2 4 ऐसे लिख दिया। आई का साइन लेता हूं मैं प्लस, जे का साइन माइनस, के का साइन प्लस। ये हमेशा होता है। इसकी डिटेल वो 12th क्लास में पढ़ोगे, अभी जरूरत नहीं है 11th में सिर्फ आगे फॉर्मूला समझाऊंगा। है ना। उसके बाद जैसे आई कैप है, तो इसकी रो को छोड़ दिया और इसके कॉलम को छोड़ दिया, क्या बचा? 3 7 2 4, इसको ऐसे लिख दिया 3 7 2 4। फिर जे कैप है माइनस साइन के साथ, तो माइनस जे कैप, इसके कॉलम को छोड़ दिया, इसके रो को छोड़ दिया, क्या बचा? 2 7 3 4। तो यहाँ लिख दिया 2 7 3 4। फिर प्लस का के कैप, तो ये पहली रो में है, पहली रो को छोड़ दिया, और तीसरा कॉलम है, तीसरे कॉलम को छोड़ दिया, तो क्या बचा? 2 3 3 2। तो 2 3 3 2 ये हो गया। फिर क्या करोगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 4 जा 12 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 7 जा 14 माइनस जे क्या है? 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 4 जा 8 माइनस 3 7 जा 21 प्लस के क्या है? अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9, ये हो गया। 12 माइनस 14 कितना होता है बेटा? -2। तो ये हो जाएगा -2 आई कैप। 8 माइनस 21 कितना हो जाएगा? -13 माइनस 13 इंटू माइनस जे प्लस 13 जे कैप प्लस 13 जे कैप। 4 माइनस 9 कितना होता है? -5 माइनस 5 के कैप। बताइए, सबको समझ में आ गया? ऐश्वर्या, दृष्टि, विकांश, हर्ष, अनुराग, जी सर। अनुष्का, यस सर। प्रियांशु, सभी को Yes, क्लियर है sir. ना? यस यस सर। चलिए जी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अभी आपकी नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को होगी, और मैथ्स की क्लास मंडे को नहीं ले पाऊंगा मैं, संडे और मंडे को यहाँ पर नहीं। ठीक है। और इसी वजह से मैं ना आपका मैथ्स का अभी टेस्ट पेपर भी नहीं बना पाया हूँ, तो आपका जो टेस्ट पेपर है वो मैं आपको ट्यूसडे को या फिर वेडनेसडे को ही बनाकर भेजूंगा। सर हाँ बेटा बताओ। सर वो जो मोशन या स्ट्रेट लाइन है उसका चैप्टर, हाँ वो हाँ डाउट क्लास लेनी थी। अगर आप टेस्ट लोगे तो फिर डाउट्स है थोड़े बहुत। ठीक है, मैं एक काम करूंगा, मुझे बस 2-3 दिन का टाइम दे दो, मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँ, मुझे एक बार वेडनेसडे सर। को कॉल कर लेना। ओके सर। ठीक है ना? और सर जो वैसे भी मेरा तुम्हारे टेस्ट डाउट्स कब होंगे लोगे मैं आप? बता दूंगा। हाँ सर आप टेस्ट कब लोगे?
इसका टेस्ट भी मैं लूंगा। मैं अभी कुछ दिनों से थोड़ा बिजी चल रहा था, अभी 1-2 दिन और मेरे को टाइम चाहिए, फिर आपका टेस्ट भी ले लूंगा उसका। सर थोड़े दिन बाद ले लूंगा सर। चलो ठीक है, डिस्कस करके ले लूंगा आप लोगों से। ओके। ठीक है, चलिए बेटा फिर, ओके, गुड नाइट। Thank you, sir. थैंक यू ओके थैंक यू सर। ओके।